नमस्कार, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर और मौर्य श्रृंखला के बारे में चर्चाएँ हो रही हैं। और आज मौर्य श्रृंखला अशोक के अंत के पड़ाव पर पहुँची हुई है। आज हम बात करेंगे अशोक का अंत कैसे हुआ? इस महान शासक का जो अंतिम जीवन क्षण था, वो कैसे व्यतीत हुआ उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करूँगा उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, कि कितना बड़ा साम्राज्य था अशोक का जब वो शासन कर रहा था। और उसकी पर राष्ट्रनीति यानी कि उसका अपने साम्राज्य से बाहर के जो राज्य थे उनके प्रति कैसा रवैया था उसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। तो सर्वप्रथम मैं बात करूंगा इस महान शासक के अंत के बारे में, कि कैसे इसकी मृत्यु हुई, कैसे इसके दुर्दिन प्रारंभ हो गए और इसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, किसी शिलालेख से हमें अशोक के अंतिम दिनों के बारे में पता नहीं चलता है। हमें बौद्ध साहित्य दिव्यावदान पर आश्रित होना पड़ता है। दिव्यावदान एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, जिसमें अशोक के बारे में कई कहानियां लिखी पढ़ी मिलती हैं हमें। वहां से बहुत सारी जानकारियां हमें अशोक के बारे में मिलती है। ये एक साहित्यिक साक्ष्य है। साथ में तिब्बती लेखक तारानाथ और हुएनसांग, जो कि चीनी यात्री था, और वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के काल में हुएनसांग भारत आया था। तो कुछ बातें उसने अशोक के बारे में लिख रखी थी अपने यात्रा विवरण में, तो उससे हमें थोड़ी बहुत जानकारी अशोक के अंतिम दिनों के बारे में पता चल जाती है कि अशोक का वह दुखदाई दिन कैसा था या कैसे उसकी मृत्यु हुई। ठीक। तो दिव्यावदान में एक कथा मिलती है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार में इतना संलग्न हो गया था कि वो धन को एकदम पानी की तरह, जल की तरह उसमें, अब चाहे तो व्यर्थ कह लीजिए या फिर सदुपयोग कर रहा था। लेकिन अमात्यों या वहाँ की जनता के लिए एक प्रकार से व्यर्थ कार्य था, क्योंकि खजाने पर बहुत ज़्यादा भार जा रहा था। राज्य के और भी कार्य होते हैं, केवल धर्म प्रचार करना ही राज्य के कर्मचारियों का काम नहीं होता है। ठीक है। और ये बातें अमात्य बार बार अशोक को बता रहे थे, लेकिन अशोक क्या कर रहे थे, वो अधिक से अधिक खजाना, जो मौर्य वंश का या जो मौर्य प्रशासन में जो भी कलेक्ट होकर जो भी खजाने या टैक्स आते थे, वो खजाने में भरे जाते थे। और बौद्ध धर्म के प्रचार में जो भी धन व्यय होता था वो खजाने से ही लिए जाते थे। तो खजाने का बहुत बड़ा भाग अशोक बौद्ध धर्म में लगाता था। सबसे बड़ा कारण ये था। इससे जो है मौर्य प्रशासन के जितने भी अधिकारी थे वो परेशान हो गए थे। उन्होंने फिर राज परिवार में भी शिकायत की, राजकुमारों से शिकायत की। तो संप्रति उस समय थोड़ा प्रभावित करने वाले राजकुमार थे या शक्तिशाली राजकुमार थे, तो उन्होंने फिर एक्शन लिया इस पे और भंडागारी को कहा कि आप सम्राट अशोक को धर्म प्रचार के लिए पैसा नहीं देंगे या धन नहीं देंगे, और कुछ भी देने से पहले आप पूछेंगे, जो भी पड़ताल होगा, जो भी जांच पड़ताल होगा तब आप देना। अगर होगा आपको तो आप दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। संघ के प्रचार हेतु या संघ को कुछ नहीं देना है आपको। जो कि राजकोष का अधिकारी है भंडागारिक। इसको किसने कहा? संप्रति ने, जो कि राजकुमार है, जो कि अशोक के पुत्र हैं। ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब संघ को ये पैसा नहीं दे पा रहे थे अशोक। साथ ही साथ अशोक के निर्वाह के लिए जो धन दिया जाना था उसमें भी भारी कटौती कर दी गई। मतलब कि जैसे राज परिवार जो होता था उसके जो सदस्य होते थे उनके जीवन की जो दिनचर्या थी उसमें भी धन लगता था। ठीक है। तो उसको कैसे चलाया जाए, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत धन
दिया जाता था, हर राज परिवार के सदस्य को कुछ ना कुछ धन दिया जाता था। तो सम्राट को भी एक निजी कोष बना के दिया जाता था कि हाँ, आप अपना खर्चा चलाइए। लेकिन उसमें भी भारी कटौती संप्रति ने करवा दी। संघ को अब पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं, प्लस जो है जो इनके निर्वाह के लिए जो धन दिया जाता था इनको, वो भी अब नहीं पा रहे हैं। साथ में अब ये भी हो गया था कि उनको भोजन तक नहीं मिलता था। संप्रति ने यहाँ तक व्यवस्था कर दी थी कि उनको अब भोजन भी ना मिले और जीवन निर्वाह के लिए मात्र आधा आंवला मिलता था। आंवला, ठीक है। आधा आंवला। अब बताइए, आधे आंवले पर आदमी कैसे जीवित रह सकता है, एक व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है। धीरे धीरे शरीर कमजोर हुआ, अशोक मृत्यु को प्राप्त हुए और उनका बहुत ही दुखद अंत हुआ। तो एक महान सम्राट का इस प्रकार से दुखद अंत हो जाना, ये भी बहुत बड़ा अजूबा है एक प्रकार से। ये जो धनराशि देने वाले थे, एक बहुत बड़ी धनराशि देने वाले थे या उपहार देने वाले थे कुक्कुटाराम बिहार को, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है ये चीज कि कुक्कुटाराम बिहार को अशोक जब उपहार देने वाला था तो संप्रति ने क्या किया था, या ऐसे कुछ भी सवाल बना के आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अशोक का अंत हो गया, किस कारण से। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अच्छा कार्य कर रहा था, लेकिन अतिशय अतिशय कर दिया था, बहुत ही ज्यादा, सीमा से ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ गए थे अशोक। तो किसी भी चीज का जो है अति नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभावित हो रहा था ना, पूरा पूरा साम्राज्य प्रभावित हो रहा था। आप खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल धर्म प्रचार में ही आप लगा दे रहे हैं, तो साम्राज्य में और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी संस्थाएं हैं, उनको कैसे चलाया जाएगा। सेना रखी गई है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, उनको चलाना है। अब आप धर्म प्रचार में ही लगा रहे हैं इसको, तो गलती तो थी अशोक की। तो इसी यही कारण था कि अशोक के जो भी पदाधिकारी थे, अधिकारी थे, अमात्य थे, पुरोहित थे, सब अशोक के विरोध में चले गए और राजकुमार संप्रति ने संज्ञान लिया। और फिर इसके बाद इनका जीवन निर्वाह के लिए जो धनराशि दी जाती थी वो भी रोक दिया या भारी कटौती उसमें कर दिया। साथ में संघ को यदि अगर अशोक सम्राट कुछ दे रहे हैं तो बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए, वो भी खजाने से। तो ये सारी बातें, जीवन निर्वाह के लिए जो धनराशि अशोक को दी जाती थी वो भी बड़ी राशि होती थी। ऐसे तो है नहीं कि पूरे भारत का सम्राट जो है थोड़ा बहुत जीवन निर्वाह के लिए पैसा पाता रहा हो, धन पाता रहा हो, एक अच्छा खासा अमाउंट पाता रहा होगा, तो उसका जो है उसका हिस्सा संभव है कि वो संघ को देने लगा हो। तो वहां पर जब फिर देखा गया कि हाँ, ये अशोक नहीं मान रहे हैं, तो उसको भी कम कर दिया गया। इससे पता चलता है कि अशोक जब इस अवस्था में था तो उसका वास्तविक नियंत्रण जो सत्ता में है, सत्ता में जो होना चाहिए, वो नहीं था, ठीक है। सत्ता पर से उसका कब्जा खत्म हो चुका था। राजकुमार संप्रति का ज्यादा प्रभाव हमको दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि इस कथा से हमको ये सारी जानकारी हमें मिल रही है। तिब्बती तारानाथ और ह्वेनसांग के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि उनके भी विवरण लगभग लगभग सेम मिलते हैं। इसी तरीके से उन्होंने भी बताया, थोड़ा बहुत अंतर होगा बस, ठीक है। पुराणों में हमें मिलता है 18 पुराण है, ब्राह्मण साहित्यों में 18 पुराण है, ठीक। तो 18वें पुराण में से किसी एक पुराण में 37 वर्ष तक शासन अशोक करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो इससे इतिहासकारों ने उसका डेट निकाला है कि 237 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया होगा और 237 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई होगी, ठीक है। ये हो गया अशोक के अंत के बारे में।
अब हम अशोक के साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। ये आपको मैप दिखाई पड़ रहा है। इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये लाल रंग की जो रेखाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये है अशोक के साम्राज्य की सीमा रेखा। ठीक। अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख कर रखा हूँ, वही बताता आपको चलूँगा और थोड़ा बहुत मैप पर समझाता चलूँगा। तो अशोक के अभिलेखों के आधार पर हम उसके साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करते हैं। अब जैसे आपने कोई प्लॉट खरीदा, ठीक, यदि आप वहाँ पर घर बना रहे हैं तो यह संभव है, या कुछ भी निर्माण कार्य कर रहे हैं या कुछ भी आप वहाँ पर स्थापित करते हैं, तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पर आपका कुछ ना कुछ अधिकार रहा होगा। ठीक है। बगैर अधिकार के, बगैर प्रभाव के आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही बातें हम अशोक के ऊपर लागू करेंगे। उसके शिलालेखों के बारे में, उसके लघु शिलालेखों के बारे में, स्तंभ लेख जो प्राप्त हुए हैं, जो लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, उन सारी चीज़ों को जो है हम ये मानेंगे कि एक प्लॉट है और उस प्लॉट पर हमने ये सारी चीज़ें स्थापित की हैं या इनका निर्माण किया है। तो इससे पता चलता है कि हमने इतने एरिया तक हमने अपना कब्जा बनाया हुआ था। जैसे बहुत लोग प्लॉट खरीदते हैं फिर इसके बाद घेराबंदी कर देते हैं, बाउंड्री वाल खड़ा कर देते हैं। तो हम बाउंड्री वाल नहीं खड़ा करेंगे। हम यहाँ पर अशोक के स्तंभ लेख, शिलालेख, लघु शिलालेख, लघु स्तंभ लेख इत्यादि इत्यादि को एक बाउंड्री लाइन के रूप में कल्पना करेंगे, परिकल्पना करेंगे उसका। ठीक है। और उससे हम अशोक के साम्राज्य का निर्माण कर देंगे। अब सबसे पहले हम उत्तर पश्चिम क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि अशोक सम्राट का जो है वो साम्राज्य उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कहाँ तक फैला हुआ था, उसकी सीमा कहाँ तक थी, पहले इस पे बात करेंगे। उत्तर पश्चिम सीमा ये आपका क्षेत्र हो गया। ठीक है। ये आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान का क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिम में दो स्थानों से अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं, दो स्थानों से। एक तो शहबाजगढ़ी से और एक मानसहरा से, जो कि पहला जो है पेशावर जिले से प्राप्त हुआ है। शहबाजगढ़ी का जो शिलालेख है वो पेशावर जिले से प्राप्त हुआ है। पेशावर आज के पाकिस्तान के पास ही है यहाँ पर। फिर इसके बाद हजारा जिले में स्थित मानसहरा से शिलालेख अशोक के प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी बातें हमको बताते हैं कि यहाँ कम से कम पाकिस्तान तक का एरिया अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। ये तो इन दोनों से हमें, इन दोनों शिलालेखों से ये पता चलता है। इसके अतिरिक्त कंधार के समीप, कंधार की बात हो रही है यहाँ पर, पेशावर की बात हो गई, हजारा जिले की बात हो गई, ये तो पाकिस्तान की बात हो गई। ठीक। अब कंधार की बात हो रही है तो हम अफगानिस्तान की सीमा के अंदर आ गए। कंधार के समीप सरेकुना तथा जलालाबाद, ये सब अफगानिस्तान के ज़िले हैं। ठीक है, या अफगानिस्तान के इलाके हैं, कंधार और जलालाबाद। अब काबुल नदी आप जानते हैं कि वहाँ पर अफगानिस्तान में प्रवाहित होती है। तो काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर लघमान से अशोक के अरमाइक लिपि का लेख मिलता है। ठीक है। अरमाइक लिपि एक प्रकार से मिश्रित लिपि थी, क्योंकि वहाँ पर ईरानी भी रहते थे, यूनानी भी रहते थे, भारतीय भी रहते थे, क्योंकि वो संक्रमित एरिया था। वहाँ पर एक समय ईरानियों का भी शासन था, फिर यूनानी आए, फिर इसके बाद पुनः भारतीयों ने फिर से कब्जा कर लिया। ठीक है। पहले भारतीय ही थे, लेकिन बाद में ईरानियों ने आक्रमण करके वहाँ पे कब्जा किया, फिर यूनानी आए थे, आपको पता ही है, सिकंदर आए थे। तो वहाँ पर एक अलग ही लिपि का आविष्कार हो गया था, अरमाइक लिपि का। तो अरमाइक लिपि में एक लेख हमें
मिलता है लघमान से, जो कि अफगानिस्तान के सरेकुना जलालाबाद, जो कि काबुल के उत्तरी किनारे पर स्थित लघमान है, वहाँ से हमको ये लेख प्राप्त होता है। लघमान से ये लेख हमें प्राप्त होता है अरमाइक लिपि का। यहाँ पर भी प्रश्न बना लेता है कि अरमाइक लिपि का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप बताएंगे कि अफगानिस्तान के लघमान क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। अब ये जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, इन क्षेत्रों को यदि प्राचीन इतिहास में उस समय के नाम के आधार पर देखें तो हिंदूकुश, एरिया, आर्कोसिया, जिसको कंदहार कहते हैं, जेड्रोसिया, ये सभी इलाके अशोक के साम्राज्य में आते थे। यदि इनको देखा जाए, हिंदूकुश, एरिया, हेरात, आर्कोसिया, जेड्रोसिया, तो ये संपूर्ण अफगानिस्तान मान के चलिए, यही पूरा इलाका यही था। ठीक है, ये हिंदूकुश, आप जानते हैं हिंदूकुश पर्वत कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। ठीक, एरिया, हैरात, आर्कोसिया आपका कंधार को ही कहा जाता था। जेड्रोसिया का रास्ता आपके अफगानिस्तान में ही प्राप्त होता है। जेड्रोसिया का ही मार्ग अनुसरण करके जो है सिकंदर वापस गया था, कहाँ पर, बेबीलोन। तो ये जो चार मैं आपको क्षेत्र बता रहा हूँ, ये आपके अफगानिस्तान में पड़ते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा भाग, लगभग लगभग अफगानिस्तान अशोक के शासन में था। अब अफगानिस्तान था तो पाकिस्तान भी है। ठीक है, कोई उड़ के यहाँ पर जाएगा नहीं शासन करने के लिए, संभवतः यहीं से पूरा जो है कब्जा हुआ होगा धीरे धीरे करके। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा साहित्य पर नजर डालेंगे। ह्वेनसांग, जिसके बारे में भी मैंने चर्चा की, ह्वेनसांग वर्धन वंश में आया था, हर्षवर्धन के काल में, चीनी यात्री था। उसने, अब चीन से आया था तो इधर से आया था, ठीक है। तो उसने कपीसा में अशोक के स्तूप देखे थे। कपीसा आपका अफगानिस्तान में ही पड़ेगा। ठीक है, अब कपीसा नाम भले नहीं लिया जाता, लेकिन कपीसा पहले अफगानिस्तान में ही एक क्षेत्र था। वहां पर एक स्तूप जो है ह्वेनसांग ने देखा था, जो कि अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था। ये बातें प्रूफ करता है कि अशोक का अफगानिस्तान तक के क्षेत्र पर शासन था। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर हम सिद्ध कर चुके हैं कि अशोक का जो लेख है, जो अभिलेख है, जो शिलालेख है, और ह्वेनसांग की जो बातें हैं, उससे यह सिद्ध होता है कि अफगानिस्तान तक अशोक का साम्राज्य स्थित था। ठीक, अब हम थोड़ा बात करेंगे इस क्षेत्र के बारे में, हिमालयी क्षेत्र के बारे में। ठीक, उत्तरी हिमालय क्षेत्र एवं उत्तरी भारतीय क्षेत्र, फिर इसके बाद उत्तर भारत के बारे में बात कर लेंगे। पहले हम हिमालय क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक अशोक का साम्राज्य कितने दूरी तक फैला हुआ था। देखें, जो भी साक्ष्य मिलते हैं उससे पता चलता है कि नेपाल की तराई और कश्मीर और जितना भी संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र है वो अशोक के शासन में आते थे। तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है वो कालसी एक क्षेत्र है, जो कि देहरादून, उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून, उसके कालसी क्षेत्र से हमें जो है अशोक का एक शिलालेख प्राप्त होता है। मैंने बताया कि शिलालेखों, लघु लेखों से जो है हमको एक बाउंड्री वाल खड़ी करनी है, घेराव करना है। तो अब अफगानिस्तान में तो हो ही गया था, अब यहाँ पर हमारा जो है घेराव हो रहा है।
चाहे वो साहित्यिक दृष्टि से देखें, चाहे पुरातात्विक दृष्टि से देखें। तो कालसी, देहरादून से हमें अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं, तो इससे पता चलता है कि कम से कम उत्तराखंड में, हिमालय में, उत्तराखंड में तो अशोक का शासन था ही। फिर इसके बाद द्रुमनदेई तथा निगरीवा से स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि नेपाल में भी अशोक का शासन था। यदि शासन ना होता तो वहां पर क्यों स्तंभ स्थापित करने जाता वो। ठीक, तो हमारा उत्तराखंड से लेकर ये नेपाल का क्षेत्र आ गया। फिर कल्हड़ एक इतिहासकार, उन्होंने एक राजतरंगिणी लिखी हुई थी, राजतरंगिणी नामक एक ऐतिहासिक पुस्तक, जिसमें उन्होंने अशोक के बारे में कहा है कि अशोक ने कश्मीर में धर्मारणी बिहार में अशोकेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। अशोकेश्वर नामक एक मंदिर की स्थापना की थी, और साथ में यह भी पता चलता है कि श्रीनगर तथा नेपाल में देवपाटन नामक नगर की स्थापना किया था अशोक ने। कहाँ पर? श्रीनगर में और नेपाल में। तो साहित्यिक दृष्टि से भी और पुरातात्विक दृष्टि से भी ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि कश्मीर में, उत्तराखंड में और नेपाल में अशोक का शासन था। ठीक है भाई, अशोक का शासन ना होता तो कश्मीर के अंदर श्रीनगर नामक नगर क्यों बसा था? जो आज श्रीनगर आप देख रहे हैं वो अशोक सम्राट का बसाया हुआ नगर है। ठीक, इस प्रकार देखें तो अशोक के साम्राज्य में हिमालयी क्षेत्र, कश्मीर तथा नेपाल सम्मिलित थे। ये तो हम उत्तरी हिमालयी क्षेत्र के बारे में बात कर लिया हमने। अब हम बात करेंगे उत्तर भारत के बारे में। ठीक, अब हम उत्तर भारत के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड से आपको मिल ही गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आदि उत्तर भारतीय राज्यों से हमें प्रचुर मात्रा में अशोक के लेख, शिलालेख, लघु लेख, स्तंभ लेख सब प्राप्त हुए। ठीक है, स्तूप आदि सब प्राप्त हुए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण उत्तर भारत में निर्विवाद रूप से अशोक का शासन था। ठीक है, वहां पर कोई लौंग लपेट करके कोई बात ही नहीं है। ठीक है, पूरे उत्तर भारत में अशोक का शासन था। तो इस प्रकार से पूरा जो है इधर का उत्तर भारतीय क्षेत्र जो भी है वो अशोक के शासन में हमने बता दिया कि किस तरीके से सम्मिलित है। अब हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम के बारे में बात करेंगे कि दक्षिण पश्चिमी अशोक का साम्राज्य इन सीमा में कहां तक फैला हुआ था। गुजरात में गिरनार क्षेत्र है एक, जहां से गिर जंगल आप सुने होंगे आप, तो गिर जंगल के पास ही गिरनार का पर्वत है, तो जो कि गुजरात में पाया जाता है। ये गिरनार, ये क्षेत्र जो गिरनार है गुजरात में पाया जाता है। ये यहाँ से हमें एक लेख प्राप्त हुआ है रुद्रदामन का, हालांकि वो अशोक का ही है, स्तंभ लेख है। तो उस पर रुद्रदामन ने बाद में अपने लेख खुदवा रखे हैं। संस्कृत का भी एक लेख उस पर, सर्वप्रथम संस्कृत का लेख उसी पर खुदवाया गया है। तो ये सारी बातें बाद में मैं करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो है एक क्षेत्र है गिरनार जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ से हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। सोपारा जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से भी एक लेख प्राप्त हुआ है हमें, शिलालेख। तो इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र और गुजरात पर भी अशोक का शासन था या अधिकार था। तो आपकी सीमा यहाँ पर निर्धारित हो गई, दक्षिण पश्चिम सीमा। अब हमें दक्षिणी सीमा देखनी है कि दक्षिणी सीमा कहाँ तक जाती थी मौर्य साम्राज्य की। तो दक्षिणी सीमा में वर्तमान कर्नाटक राज्य, आपका कर्नाटक राज्य इधर ही क्षेत्र में पड़ेगा। यहाँ से ब्रह्मगिरी जो कि चित्तल दुर्ग जिला
जो कि कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी क्षेत्र से जो है एक लेख या शिलालेख प्राप्त होता है, जो कि चित्तलदुर्ग जिले में वो स्थित है। मास्की जो कि रायचूर जिला में स्थित है। ये एक स्थानीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मास्की ये तो जिला है, ठीक है। राज्य को बांटा गया जिले में, जिले बटे हुए हैं कुछ कस्बों में या फिर तहसीलों में, ठीक है। तो उन्हीं में से कोई एक ऐसा क्षेत्र होगा मास्की। तो रायचूर जिले का मास्की क्षेत्र से हमें अशोक का एक लेख मिला हुआ है। मैंने बताया कि मास्की और गुर्जरा के लेख से ही जो है अशोक के वास्तविक नाम वाला लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। वहीं से उसका वास्तविक नाम हमें पता चलता है। जटिंग रामेश्वरम ये भी चित्तलदुर्ग जिले से ही प्राप्त हुआ है एक शिलालेख, सिद्धपुर से, ठीक है। यहाँ से लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक बृहद शिलालेख होता है और एक लघु शिलालेख होता है। तो यहाँ से लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं इन सब क्षेत्रों से। तो इस प्रकार से लगभग कर्नाटक राज्य तक जो है अशोक का साम्राज्य विस्तृत था। तो ये दक्षिणी सीमा आपने देख ली कि कहाँ तक जाती थी मौर्य साम्राज्य की या अशोक की। फिर द्वितीय शिलालेख से कुछ बातें हमें पता चलती हैं। ये तो ठीक है, ये यहाँ से इतने दूरी से शिलालेख स्वयं अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन शिलालेखों पर कुछ बातें ऐसी लिखी हुई थी जिससे कि दक्षिणी सीमा हम उनकी बातों से ही अनुमान लगा सकते थे। तो द्वितीय शिलालेख से हमें पता चलता है कि दक्षिणी सीमा से लगे हुए पड़ोसी राज्य थे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी। तो ताम्रपर्णी तो आपका श्रीलंका हो गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। और पांड्य राज्य आपका एकदम ठीक दक्षिण के नीचे, दक्षिण में है, नीचे एकदम मदुरै के पास। सत्यपुत्र आपका जो है बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है कि सत्यपुत्र यही होगा, लेकिन इतिहासकारों ने माना है कि मालाबार के पश्चिमी मालाबार के जस्ट ऊपर ही सत्यपुत्र राज्य था, ठीक है। और ये जो मालाबार का क्षेत्र है इस पे केरल पुत्र का शासन था। चोल और पांड्य इस क्षेत्र पर शासन करते थे। तो ये तो हो गई दक्षिणी सीमा की बात। अब हम थोड़ा सा पूर्वी सीमा की बात करेंगे। यहाँ से हम जानते हैं कि कलिंग जीत लिया था अशोक ने, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक अशोक का साम्राज्य पहुंच चुका था, ठीक है। उड़ीसा के धौली और जौगढ़ से शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं। एक तो 13वें शिलालेख से तो ये पता ही चलता है कि कलिंग का युद्ध अशोक ने जीत लिया था और कलिंग को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। लेकिन साथ में ही हमें ये दो शिलालेख भी वहां से मिलते हैं, धौली और जौगढ़ से, जो कि स्पष्ट कर देते हैं कि हाँ, निश्चित ही अशोक का यहाँ पर शासन था, अधिकार था। तो पुरातात्विक दृष्टि से भी और साहित्यिक दृष्टि से भी ये जो भी क्षेत्र में बता रहा हूँ वो सब स्पष्ट हो रहे हैं कि हाँ, यहाँ तक शासन अशोक के थे। साहित्य के अनुसार अगर देखें तो ह्वेन-सांग बंगाल के ऊपर भी अशोक के अधिकार के बारे में बताता है। वो कहता है कि समतट, पुंड्रवर्धन, कर्ण, सुवर्ण आदि में अशोक के स्तूप थे। ये पुंड्रवर्धन का जो क्षेत्र है वो संभवतः बंगाल को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इन सब क्षेत्रों में अशोक का स्तूप प्राप्त हुआ था। तो इसका मतलब है कि अशोक का अधिकार यहाँ पर भी संभवतः था, ठीक है। एक मोटे तौर पर मैं इसको बना देता हूँ कि जो स्पष्ट जो ये आपको जो लाल रेखा दिखाई पड़ रही है, ये कम से कम इतना स्पष्ट है कि अशोक का साम्राज्य
ये तो था ही। ठीक। तो इस प्रकार से देखें तो अशोक का जो साम्राज्य है वो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, ये हो गया अशोक के साम्राज्य के बारे में। हमने बात की अशोक के अंत के बारे में, और फिर इसके बाद हमने अशोक के साम्राज्य के बारे में बात की कि कहाँ कहाँ तक उसका क्षेत्र फैला हुआ था, उसकी साम्राज्य सीमा कहाँ कहाँ तक थी। ऐतिहासिक दृष्टि से, पुरातात्विक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से मैंने उसको सिद्ध करने का प्रयास किया। अब हम थोड़ा अशोक की परराष्ट्र नीति के बारे में बात करेंगे। परराष्ट्र नीति मतलब अपने देश के अतिरिक्त जो राज्य हैं उनके प्रति आपका कैसा व्यवहार है, आपकी नीतियाँ कैसी हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा कि अशोक की परराष्ट्र नीति कैसी थी। जैसे कि आज इंडिया की डिप्लोमेटिक जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी राजनयिक विचार हैं वो क्या है, ठीक है, उस पर बात करेंगे कि अशोक की उस समय की परराष्ट्र नीति क्या थी। तो अशोक का जो धम्म था उसका तो प्रभाव उसके परराष्ट्र नीति पर पड़ा ही। अशोक तो चाहता था कि किसी से युद्ध ना किया जाए, मतलब कि शांति काल एक प्रकार से था, मतलब शांति चाहता था वो। और फिर इसके बाद अपने धम्म के प्रभाव से वो सारे कार्य करवा लेना चाहता था जो वो चाहता था अपने धम्म के अनुसार। ठीक है, उसने राजदूत का आदान प्रदान भी किया था। तो मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस का एक राजदूत डायनोसियस संभवतः अशोक के काल में आया था। तो मैत्री संबंध और राजनयिक संबंध दोनों अशोक के काल में स्थापित हुए थे बाहरी देशों के साथ। ठीक है, और मैत्रीपूर्ण संबंध वो सभी राज्यों के साथ रखना चाहता था, ऐसी उसकी परराष्ट्रीय नीति थी। चाहे उसका धर्म प्रचारकों को जो है भेजना हो, यदि उसकी मंशा गलत होती या उसका व्यवहार दूसरे राज्यों से गलत होता तो उसके धर्म प्रचारकों को संभवतः प्रवेश ही न मिलता उन राज्यों में। मैंने बताया है कि लंका के राजा तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया और स्वयं बौद्ध बन गए। ठीक है, तो अशोक की जो परराष्ट्र नीति थी वो बहुत ही अच्छी थी, और उस परराष्ट्र नीति में बौद्ध धर्म ने और अशोक के धर्म प्रचारकों ने बहुत बड़ा जो है भूमिका निभाया। अशोक के जो परराष्ट्र नीति है उस पर अगर यदि हम विचार करें तो उसके शिलालेख है, उसका एक शिलालेख है पृथक कलिंग शिलालेख, उससे हमें इसके परराष्ट्र नीति के बारे में पता चल जाता है। यदि मैं इसको बोलूं तो इस तरीके से, उन्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, वे मुझ पर विश्वास करें, उनको मुझसे सुख मिलेगा, दुख नहीं। उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि राजा यथासंभव उन्हें क्षमा करेगा। उन्हें मेरे कहने से धर्म का अनुसरण करना चाहिए जिससे इस लोक तथा परलोक का लाभ प्राप्त हो। वो ये बातें करता है कि मैं बहुत बड़े साम्राज्य का राजा हूँ, आपके बगल का राजा हूँ, लेकिन आप मुझसे डरिए मत। मैं जो ये धर्म का प्रचार कर रहा हूँ इसका आप अनुसरण करिए और मैं तो आपको हमेशा क्षमा करता रहूँगा। ठीक है, और जो भी सहयोग की आप इच्छा रखेंगे मैं सहयोग करूँगा। ठीक है, तो ये सारी परराष्ट्र नीतियाँ अशोक के धर्म के प्रभाव से हमें परिलक्षित होती दिखाई पड़ती है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं परराष्ट्र नीति में,
धम्म का प्रभाव पड़ा हुआ था अशोक की परराष्ट्र नीति में। सभी राज्यों के प्रति वो सम्मान का भाव रखता था। उनको ये कहता था कि आप डरिए मत, ठीक है? आप जो भी सहयोग की भावना आप रखेंगे, हम उसको सहयोग आपको करेंगे। आप हमारे धर्म प्रचारकों से जो है धम्म का विचार लीजिए, उपदेश लीजिए, आप इसका अनुसरण कीजिए। आप इहलोक में और परलोक में दोनों जो जगह सुखी हों, बस यही मेरी कामना है, यही मेरी मनोकामना है, ठीक है? तो ये सारी बातें। तो आपने क्या-क्या देखा? अशोक के अंत के बारे में बात मैंने की। आपने अशोक के अंत के बारे में जाना। अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में जाना कि कितने बड़े विशाल क्षेत्र पर जो है अशोक का साम्राज्य स्थापित था, या इतने बड़े इतने बड़े क्षेत्र पर वो शासन कर रहा था। फिर इसके बाद अशोक की परराष्ट्र नीति आपने देखी। भाई यवन देश में भी तो अशोक ने भेजा था धर्म प्रचारकों को। तो विदेशियों से और अपने देश के जो पड़ोसी राज्य थे, उनसे बहुत ही अच्छा संबंध था अशोक का। वैरपूर्ण संबंध नहीं था, जब से वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था, ठीक? ये सारी बातें। उसके पहले भी राजनयिक संबंध थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब से वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ था, तब से उसका जो है पूरा चाल-चलन ही बदल गया और सदाचार, प्रेम भावना के हिसाब से वो चलता था। अपनी सारी नीतियाँ उसी के हिसाब से बनाता था, ठीक है? तो अब ये सारी बातें हो गई। अब इसके अलावा अब मैं आगे किसी वीडियो में अशोक के स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, शिलालेख, लघु शिलालेख के बारे में बात करूँगा। उनके स्थान, कहाँ से वो लेख प्राप्त हुए हैं, कैसे बने हैं, ठीक है? क्या-क्या जानकारियाँ उनसे मिलती हैं। फिर इसके बाद मौर्य संस्कृति की चर्चा करेंगे, मौर्य प्रशासन के बारे में बात करेंगे, परवर्ती मौर्य सम्राटों के बारे में मैं बात करूँगा। तो ये सारी बातें होंगी और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।